हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एचडी टीचर में। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो क्लिक की है तो आप सभी का सपना है कि आप निकालना चाहते हैं सीजीटेट या छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 या हॉस्टल वार्डन, क्योंकि तीनों में एक चीज कॉमन है दोस्तों, और वो है सीडीपी। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये जो कक्षा, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये रिकैप होने वाला है मेरी जूम लाइव क्लासेस का। जी हां, जूम लाइव क्लासेस को चलते हुए 2 दिन हो चुके हैं और लोगों ने अच्छा खासा अपना इंटरेस्ट दिखाया है। अगर आपको जानना है कि जूम लाइव क्लासेस के बारे में पता मुझे कहां चलेगा, तो आपको कहीं नहीं जाना है, बस अपने दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल का, उससे कर लेना है ज्वाइन, और वहां पर आपको जूम क्लासेस की सारी बातें पता चल जाएगी। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो भी लोग जूम क्लासेस से नहीं जुड़ पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अपना सिलेबस जहां तक के हो गया कवर कर ले और कल की जूम क्लासेस में जुड़ जाए, क्योंकि कल से जूम लाइव क्लासेस पर मैं आप लोग लेकर के आ रहा हूं 2 क्लासेस से 3 क्लासेस। जी हां, कल से जो हमारी कक्षाएं हैं वो धड़ाधड़ चलने वाली है। एक विषय के ऊपर नहीं बल्कि 2 से 3 विषय के ऊपर बात होने वाली है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जा करके सबसे पहले टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा मैंने बोला था कि बीच बीच पर मैं YouTube में भी क्लासेस आपकी लूंगा, और इसके अलावा YouTube लाइव क्लासेस भी होंगे दोस्तों, तो उन सभी की शुरुआत हो चुकी है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो यह समझिए कि सीडीपी जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं या छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर या सीजीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि सीजीटेट और आपका छत्तीसगढ़ टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 जो है, ये दोनों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही सीजीटेट, माफ कीजिएगा सीडीपी। लेकिन इस बार हॉस्टल वार्डन में भी 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं किससे, सीडीपी से। इसलिए सीडीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कि हम क्या करते हैं, हम क्या गलती करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ने जाते हैं तो हम धड़ाधड़ उसे सिर्फ पढ़ना चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने की एक रणनीति होती है, और वो रणनीति क्या होता है कि सबसे पहले हमें उसका पाठ्यक्रम क्लियर हो, सिलेबस क्लियर हो। मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं, अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं, जब मैं भी तैयारी करता हूं तो इसी बात को फॉलो करता हूं कि क्या किया जाए, सिलेबस को एकदम अच्छे तरीके से याद रखा जाए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था कि मैं पीएससी का स्टूडेंट हूं, पीएससी की तैयारी करता था मैं, और 4 बार मैंने मेंस लिखा हुआ है, 2 बार इंटरव्यू दिया हुआ है। तो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम मेरे लिए बिल्कुल नया था, ये सीडीपी बिल्कुल नया था मेरे लिए। लेकिन मैंने सीडीपी की तैयारी कैसे की, सीडीपी के पाठ्यक्रम को अच्छे से समझ के, पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ के, और आज सीडीपी बहुत स्ट्रांग हो चुका है। इसका कारण क्या है, और आप देख सकते हैं कि आज मैं वर्ग 2 में पदस्थ हूं। तो इसका कारण यही है दोस्तों कि हमको रणनीति बनानी होती है, उस रणनीति के आधार पर चीजों को क्लियर करना होता है। तो आज हम सबसे पहले तो यही जानेंगे कि आपको सीडीपी में क्या क्या पढ़ना होता है, और इसके बाद जो दूसरी क्लास, जो दूसरी जूम लाइव क्लास में मैंने शिक्षा के बारे में डिस्कस किया था, उसको भी हम यहां पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। इतनी भूमिका बांधनी जरूरी थी ताकि आप क्लासेस के लिए हो जाए तैयार। तो देखिए, हमको पढ़ना है सीडीपी के बारे में। ठीक, देखिए सीडीपी, जिसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बोलते हैं, हम इसे बाल विकास शिक्षण शास्त्र के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सीडीपी यदि आपको पढ़ना है तो मैंने क्या किया है, सीडीपी को कुल मिलाकर के 5 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। जी हां, कितने यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है, 5 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक, सहूलियत के लिए, आपकी सहूलियत के मैंने सीडीपी को 5 में डिवाइड कर दिया है। पहला जो यूनिट होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है सीडीपी का इंट्रोडक्शन, जिसे हम हिंदी में परिचय भी बोल सकते हैं। दूसरा जो यूनिट होने वाला है सीडीपी का, वो आपका होने वाला है वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास, जिसे आप इंग्लिश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये होने वाला है हमारा दूसरा यूनिट। वहीं अगर हम बात करें अपने तीसरे यूनिट की, तो तीसरे यूनिट की तरफ जब आप आएंगे तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों शैक्षणिक मूल्यांकन। शैक्षणिक मूल्यांकन,
इसके बाद जब आप बात करेंगे चौथे यूनिट की, तो चौथे यूनिट का नाम मैंने दिया हुआ है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा। और लास्ट पांचवा यूनिट जो है उसको मैंने नाम दिया हुआ है शैक्षणिक विधियां एवं अधिगम। शैक्षणिक विधियां एवं अधिगम। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात यह है कि मैं जो जब जूम लाइव क्लासेस लेता हूं तो उसमें इंग्लिश के टर्म्स भी यूज करता हूं ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी सहूलियत हो। तो जैसे हमने पढ़ा कि पहला यूनिट क्या होगा, इंट्रोडक्शन या परिचय। दूसरा यूनिट आपका होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। तीसरा जो है वो है आपका पेडागोजी, इवेल्युएशन, शैक्षणिक मूल्यांकन। इसके बाद फिर समावेशी शिक्षा और फिर शैक्षणिक विधियां एवं अधिगम। तो कुल मिलाकर के इन 5 यूनिट में सीडीपी को मैंने बांट दिया है। अब देखिए इसके अंदर हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सबसे पहला यूनिट जो है इंट्रोडक्शन, इसके अंदर हमको 3 टॉपिक पढ़ने हैं। जी हां, इसके अंदर हमको 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है शिक्षा, दूसरा टॉपिक है मनोविज्ञान और तीसरा टॉपिक है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान। तीसरा टॉपिक क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान, जिसके इस शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर एक वीडियो मेरी YouTube चैनल पे यू आर टीचर सीरीज जो मैं चला रहा हूं दोस्तों, उसमें डली हुई है। आप उसे जा करके जरूर देखिएगा। उसके आगे और भी हम पढ़ेंगे जब हमको मौका मिलेगा। तो पहले यूनिट में क्या है दोस्तों, परिचय में 3 टॉपिक हमको पढ़ने होते हैं, शिक्षा, मनोविज्ञान और आपका शिक्षा मनोविज्ञान। वहीं अगर मैं बात करूं, अब देखिए शैक्षणिक मूल्यांकन के अंदर बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन वो शैक्षणिक मूल्यांकन का ही पार्ट है, इसलिए इसका क्लासिफिकेशन नहीं किया जाएगा। वैसे ही समावेशी शिक्षा के अंदर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे आते तो इसका भी क्लासिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन यूनिट बड़ा है। और शैक्षणिक विधियां एवं अधिगम भी बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसका एक ऐसे सब क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण नहीं किया जाएगा। वर्गीकरण होगा दोस्तों इसका वृद्धि एवं विकास का। ठीक है, वृद्धि एवं विकास जो है दोस्तों वो आपके पूरे सीडीपी का अकेला 50% टॉपिक कवर करता है। जी हां, मैं सही बोल रहा हूं दोस्तों, अकेले 50% टॉपिक जो है वो आपका वृद्धि एवं विकास कवर करता है। क्यों मैं बोल रहा हूं, तो चलिए इसे भी देख लीजिए। और आप चाहे तो इस 5 यूनिट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अब हम देखने वाले कि वृद्धि एवं विकास के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। जब आप बात करते हैं दोस्तों वृद्धि एवं विकास की, वृद्धि एवं विकास की, तो इसके अंदर हमको कुल मिलाकर के 9 टॉपिक पढ़ने हैं दोस्तों। जी हां, कितने टॉपिक पढ़ने हैं हमको? 9 टॉपिक इसके अंदर पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वृद्धि एवं विकास का, जो सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों वो है विकास। और इसी विकास टॉपिक के अंदर हमको 3 प्रकार के विकास देखने हैं, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और आपका संवेगात्मक विकास। नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और आपका संवेगात्मक विकास, यह है पहला टॉपिक 9 टॉपिक में से। जो दूसरा टॉपिक हमारा वृद्धि एवं विकास में होता है दोस्तों, उसका नाम क्या है, ध्यान से समझिएगा। उसका नाम है वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम एवं वातावरण। तीसरे टॉपिक को हम जानते हैं सामाजिकरण के नाम से। जी हां, सोशलाइजेशन, समाजीकरण के नाम से हम जानते हैं तीसरे टॉपिक को। जो चौथा टॉपिक हमको वृद्धि एवं विकास से पढ़ना होता है वो होता है बुद्धि। जी हां, वो होता है बुद्धि। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि बुद्धि के अंदर भी हमको 2 टॉपिक पढ़ने होते हैं। पहला तो होता है बुद्धि की अवधारणा एवं सिद्धांत, और वहीं पर जो दूसरा टॉपिक होता है दोस्तों वो होता है बुद्धि का मापन एवं परीक्षण। आपने बहुत बार बुद्धि लब्धि से संबंधित जो प्रश्न देखे होंगे वो यहीं से आते हैं, बुद्धि की अवधारणा एवं सिद्धांत और बुद्धि का मापन एवं परीक्षण। तो ये हुए 4 टॉपिक। अभी मैंने बोला 9 टॉपिक पढ़ने होते हैं वृद्धि विकास में हमको। पहला तो है विकास, जिसके अंदर नैतिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक विकास भी आते हैं। दूसरा हमको टॉपिक पढ़ना होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण। तीसरा टॉपिक हमारा रहता है समाजीकरण। चौथा टॉपिक हमारा रहता है बुद्धि, जिसके अंदर हमको बुद्धि की अवधारणा एवं सिद्धांत और बुद्धि का मापन एवं परीक्षण भी पढ़ना होता है। जो 5वां टॉपिक होता है दोस्तों वो होता है भाषा विचार। जी हां, भाषा विचार।
और मैं आपको एक और सीक्रेट बताने वाला दोस्तों कि क्यों आपको जूम क्लासेस मेरी लेनी चाहिए। यही जो भाषा विचार है दोस्तों, यही है हिंदी का पेडागॉजी। ये आपको कोई नहीं बताने वाला दोस्तों। बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स है, बड़े बड़े जो कोचिंग क्लासेस वाले हैं, वो हिंदी पेडागॉजी को अलग सब्जेक्ट मानते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सीडीपी का ही एक पार्ट है मात्र, भाषा विचार या हिंदी पेडागॉजी। तो ये भी आपको नई चीज जानने के लिए मिली होगी। तो भाषा विचार ये है आपका 5वां यूनिट। 6वां यूनिट जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो हम पढ़ेंगे प्रगतिशील शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा। प्रगतिशील व बाल केंद्रित शिक्षा, ये हमारा 6वां टॉपिक होने वाला है। वृद्धि एवं विकास जब हम पढ़ेंगे तो 6वां टॉपिक हमारा क्या रहेगा? प्रगतिशील व बाल केंद्रित शिक्षा। वहीं जब हम 7वें टॉपिक के ऊपर जाएंगे तो ये रहेगा चिंतन, तर्क एवं कल्पना। चिंतन, तर्क एवं कल्पना। और जब आपके पास चिंतन हो, तर्क करने की शक्ति हो, कल्पना करने की शक्ति हो, तो आप फिर 8वें टॉपिक की ओर जाएंगे, जो है समस्या का समाधान। समस्या का समाधान। और समस्या के समाधान के लिए आपको एक चीज की आवश्यकता होती है दोस्तों, और वो होती है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता। तो देखिए दोस्तों, अब आप तैयार हो चुके हैं सीडीपी को पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको मैंने सीडीपी का पाठ्यक्रम मात्र 5 मिनट में याद करवा दिया है। देखिए, सबसे पहले मैं फिर से बताना चाहूंगा, सबसे पहला यूनिट जो होता है सीडीपी का, होता है सीडीपी का परिचय, जिसके अंतर्गत 3 टॉपिक होता है, शिक्षा, मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। उसका जो दूसरा यूनिट होता है दोस्तों, वो होता है आपका वृद्धि एवं विकास, जिसके अंतर्गत हमको देखने को मिलेगा विकास। विकास के अंतर्गत 3 विकास हमको पढ़ना, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और संवेगात्मक विकास। फिर जो दूसरा टॉपिक इसके अंदर होता है वो होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण। तीसरा टॉपिक होता है समाजीकरण। चौथा टॉपिक जो होता है दोस्तों, वो होता है बुद्धि। बुद्धि के अंदर हमको 2 चीजें पढ़नी है, अवधारणा एवं सिद्धांत और मापन एवं परीक्षण। फिर जो 5वां टॉपिक होता है वो होता है आपका भाषा विचार, जिसको हम हिंदी पेडागॉजी के नाम से भी जानते हैं। 6वां टॉपिक जो होता है वो होता है प्रगतिशील एवं बाल केंद्रित शिक्षा। 7वां टॉपिक होता है चिंतन, तर्क एवं कल्पना। 8वां टॉपिक है समस्या समाधान और 9वां टॉपिक है सृजनात्मक। तो ये यूनिट 2 के अंतर्गत है। यूनिट 3 हमारा होगा शैक्षणिक मूल्यांकन। यूनिट 4 हमारा होगा दोस्तों क्या, जैसे मैंने आपको बताया था, समावेशी शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। और जो लास्ट यूनिट होगा, 5वां यूनिट हमारा, वो होगा शैक्षणिक विधियां एवं अधिगम। तो ये था सीडीपी का पूरा पाठ्यक्रम, जो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। और मैंने बोला कि अभी तक के जो जूम क्लासेस है, वो मेरी लाइव क्लासेस जो है वो 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अभी तक अगर आपने दोनों क्लासेस अटेंड नहीं की है तो मैं फिर से आपको बोलूंगा, लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल में जाकर के उसे ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करने के बाद आपको मिल जाएगी कल 5 बजे, याद रखिएगा, शार्प 5 बजे स्टार्ट हो जाएगी क्लास। तो आपको भी ज्वाइन कर लेना है। आपको 2 क्लास छोड़ने का बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी उसे रिपीटेशन में डाल दे रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 की, जो होता है सीडीपी का परिचय। बात करते हैं यूनिट 1 की। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि हम यूनिट 1 की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि यूनिट 1 में सीडीपी का परिचय है। और सीडीपी के परिचय में मैंने आपको बताया था कि जो पहला टॉपिक हमको पढ़ना है, टॉपिक नंबर 1, वो होने वाला है हमारा शिक्षा। क्या होने वाला है? शिक्षा। अब आपको यह सोचना है कि शिक्षा से आखिर क्या क्वेश्चन आ सकता है सर? तो शिक्षा से आता है क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के शिक्षा के अर्थ। जी हां, एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है शिक्षा के अर्थ को लेकर के। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज की हमारी परिचर्चा होने वाली है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा दोस्तों, शिक्षा का अर्थ। जो पहला यूनिट का पहला पार्ट आपका है वो है मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अर्थ। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब यहां पर देखिए, आपको शिक्षा के अर्थ को कितने पर्सपेक्टिव में समझना है, यह समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम शिक्षा का शाब्दिक अर्थ देखेंगे। क्या देखेंगे हम? शिक्षा का शाब्दिक अर्थ देखेंगे। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ देखने के बाद हम शिक्षा का दार्शनिक अर्थ देखेंगे। जी हां, शिक्षा का पहले हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे, तत्पश्चात शिक्षा का हम दार्शनिक अर्थ देखेंगे। शिक्षा का दार्शनिक अर्थ देखने के बाद हम शिक्षा का मनोवैज्ञानिक अर्थ देखेंगे। जी हां, हम शिक्षा का मनोवैज्ञानिक अर्थ देखेंगे। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक अर्थ के पश्चात जो अगला अर्थ हमको देखना है दोस्तों, वो देखना है शिक्षा का समाज शास्त्रीय अर्थ।
शिक्षा के समाज शास्त्री अर्थ के बाद जो लास्ट अर्थ हम देखेंगे वो देखेंगे शिक्षा का संकुचित या व्यापक अर्थ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतने 5 टॉपिक हमको पढ़ने हैं शिक्षा टॉपिक में। शिक्षा के 5 प्रकार के अर्थ हमको देखना है। पहले तो शाब्दिक अर्थ, दार्शनिक अर्थ, मनोवैज्ञानिक अर्थ, समाजशास्त्री अर्थ और लास्ट में संकुचित या व्यापक अर्थ। तो सबसे पहले हम चलेंगे शिक्षा के शाब्दिक अर्थ की तरफ। अब देखिए दोस्तों, शाब्दिक अर्थ का तात्पर्य यह होता है कि वह शब्द हमसे क्या कहना चाहता है। जिस शब्द के बारे में हम पढ़ रहे हैं वह शब्द हमसे क्या कहना चाहता है। तो जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा को हिंदी में तो कहा जाता है शिक्षा, लेकिन इंग्लिश में इसे कहा जाता है एजुकेशन। तो ये जो शब्द हैं इनसे क्या अर्थ निकल करके आता है, इसे ही हम बोलेंगे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। सबसे पहले यदि हम हिंदी वाले शिक्षा की बात करें दोस्तों, तो ये जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, शिक्ष प्लस अ। अब यहां पर शिक्ष प्लस आ क्या है दोस्तों, इसे ध्यान से समझिए। शिक्ष यहां पर है धातु। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि संस्कृत में क्रिया को कहा जाता है धातु। जैसे हिंदी में क्रिया होती है दोस्तों, वैसे ही संस्कृत में धातु होती है। तो शिक्ष धातु से मिलकर के शिक्षा बना है। अब ये अ क्या है, अ है आपका प्रत्यय। और आपको पता है कि अगर आपको हिंदी का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है कि प्रत्यय जो है वो शब्दों के शब्द किसी भी शब्द के बाद जोड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। ऊपरी ऊपर परिभाषा आपको दे रहा हूं। तो शिक्ष धातु से बन गया क्या, शिक्षा। अब ये जो शिक्ष धातु है इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, ये समझ लीजिए। शिक्ष धातु का तात्पर्य होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया, सीखने सिखाने की प्रक्रिया। अब यहां पर मैं आपको एक और चीज पर केंद्रित करना चाहूंगा दोस्तों, इस शब्द के ऊपर, प्रक्रिया। क्रिया और प्रक्रिया दोनों में अंतर होती है दोस्तों। क्रिया ऐसी चीज है जो एक समय के पश्चात शुरू होकर एक समय में खत्म हो जाएगी। जैसे ये वीडियो कितने भी मिनट के बने उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आपका रिज्यूम लाइव क्लासेस पे आएंगी तो निरंतर चलेगी, कल भी चलेगी, परसों भी चलेगी, नरसों भी चलेगी, जब तक के आपका कोर्स पूरा हो जाए तब तक के चलेगी। ये क्या होगी, प्रक्रिया। तो वैसी शिक्षा हमेशा चलने वाली क्रिया है दोस्तों, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, प्रक्रिया बोलेंगे। तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, ये शिक्षा शब्द हमें सिखाता है। वहीं अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो आप लोगों को तो पता होगा कि अंग्रेज लोग कोई भी शब्द जो हमका ओरिजिनल है ही नहीं, वो तो है ही चोर, थीप कह सकते हैं आप उसे, ठीक है। इसलिए तो उन्होंने हिंदी का लूट शब्द भी अपने डिक्शनरी में डाल दिया है कि नहीं। तो एजुकेशन शब्द जो है दोस्तों एक्चुअली में वो एक लैटिन वर्ड एजुकेटम से आया है। जी हां, लैटिन वर्ड एजुकेटम से आया है। अब ये जो एजुकेटम है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, लैटिन के ई प्लस ड्यूको, जिसमें ई का मतलब होता है, जिसमें ई का मतलब होता है अंदर और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ाना। अब आप बोलोगे सर ये किस टाइप का मतलब निकल रहा है, तो याद रखिएगा अंदर से आगे बढ़ाना। अब जो मैं बोल रहा हूं दोस्तों उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, उसे मैं लिख नहीं रहा हूं, आप उसे ध्यान से सुन करके नोट डाउन करिए और समझिए, नोट डाउन करिए और समझिए। एजुकेटम ई प्लस डू को अर्थात अंदर से आगे बढ़ाना, इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि एजुकेशन वह प्रक्रिया है, एजुकेशन ध्यान से सुनेगा, एजुकेशन वह प्रक्रिया है जो मनुष्य या बालक के आंतरिक शक्तियों को बाह्य जगत में अभिव्यक्त करने का कार्य करती है। आंतरिक शक्ति, आपके अंदर असीमित क्षमता दोस्तों, हर एक बच्चे के अंदर असीमित क्षमता होती है। जब आप एक टीचर बन जाएंगे, जैसे अभी मैं टीचर तो मैं टीचिंग कार्य तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूं, लेकिन अभी मैं गवर्नमेंट स्कूल में पदस्थ हूं वर्ग 2 में, तो मुझे पता है कि बच्चों के अंदर असीमित क्षमता होती, जरूरत होती तो उसे सिर्फ और सिर्फ बाहर निकालने कर, वो बाहर कब आती है, एजुकेशन के द्वारा। तो आपने समझ लिया है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, चाहे वो हिंदी का शिक्षा हो या इंग्लिश का एजुकेशन हो। तो ये हो गया शिक्षा का शाब्दिक अर्थ दोस्तों। जूम लाइव क्लासेस में इसे इतने जल्दी नहीं और अच्छे से और आराम से समझाया था, लेकिन चूंकि आप लोगों का रिकैप करना है इसलिए मैं इसे इतनी जल्दी बता रहा हूं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं शिक्षा के शाब्दिक अर्थ के पश्चात शिक्षा के दार्शनिक अर्थ की तरफ। जी हां, शिक्षा के दार्शनिक अर्थ की तरफ अब हमको चलना है दोस्तों। अब आपको यहां पर एक चीज समझने का जरूरत है कि अगर आपको शिक्षा के दार्शनिक अर्थ को जानना है तो किसके माध्यम से आप जानेंगे, दर्शन शास्त्रियों के माध्यम से जानेंगे, दार्शनिकों के माध्यम से जानेंगे। यहीं पर से आपके एग्जाम के क्वेश्चंस बनने चालू हो जाते हैं दोस्तों। विभिन्न दार्शनिकों के परिभाषा जो आपको याद रखनी, जिसमें आपको 4 परिभाषा बताऊंगा, सिर्फ 4 परिभाषा, क्योंकि इन्हीं 4 परिभाषाओं को आपसे पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और एक 5वां परिभाषा भी आप और याद रख सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो 5 परिभाषाओं से इतर आपको 6वीं परिभाषा याद नहीं करनी है दार्शनिकों की। सबसे पहले यदि हम बात करें, जो पहली परिभाषा हम बात करेंगे वो हम करेंगे आदि गुरु शंकराचार्य की, आदि गुरु शंकराचार्य की।
आदि गुरु शंकराचार्य कहते थे दोस्तों, सा विद्या या विमुक्ति, सा विद्या या विमुक्ति। आपसे पूछा गया कई बार, इसे सीटेट में पूछा जा चुका है कि सा विद्या या विमुक्ति, ये परिभाषा किसने दी? तो आपको याद रखना है आदि गुरु शंकराचार्य ने। क्या है इसका मतलब, सा विद्या या विमुक्ति? इसे ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इसका तात्पर्य यह है कि वह जो मुक्ति दे वह क्या है? शिक्षा है। किससे मुक्ति? अज्ञानता से। किससे मुक्ति? अंधकार से। किससे मुक्ति? आपके भीतर छुपे हुए उस अंधकार से, उस अज्ञानता से जिससे आपको दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता, ताकि आप ज्ञान के प्रकाश में आ सके। तो सा विद्या या विमुक्ति, यह परिभाषा किसने दी है? जगत गुरु शंकराचार्य ने। वहीं दूसरे परिभाषा की बात करें तो दूसरे हमारे भारतीय दार्शनिक का नाम आएगा, बहुत बड़े दार्शनिक जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं दोस्तों? ध्यान से समझिएगा। मनुष्य के भीतर पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। जी हां, जैसा कि मैंने बोला, आपके अंदर पूर्व निहित, पहले से ही पूर्णता विद्यमान है, क्षमता विद्यमान है, लेकिन आपको उसका पता नहीं दोस्तों। बिल्कुल उसी तरीके से हनुमान जी को उनकी शक्तियों का पता नहीं था, इसलिए जामवंत जी को याद दिलाना पड़ा कि हे हनुमंत, आपके अंदर इतनी अपार शक्ति छुपी हुई है। वैसे ही आपके अंदर पूर्णता और क्षमता छुपी हुई है, लेकिन ये बाहर किसके द्वारा लाई जाती है? अभिव्यक्त किसके द्वारा की जाती है? शिक्षा के द्वारा। तो ये किन्होंने कहा है? स्वयं स्वामी विवेकानंद ने। स्वयं स्वामी विवेकानंद ने। फिर तीसरे बहुत बड़े भारतीय दार्शनिक की हम बात कर लेते हैं, महात्मा गांधी के बारे में। आपको पता दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता होने के साथ साथ एक बहुत बड़े दार्शनिक भी थे। उनका दर्शन आज भी पढ़ाया जाता है। पीएचडी में तो पेपर 6 में जब आप जाएंगे दर्शन शास्त्र में, तो वहां पर महात्मा गांधी जी के दर्शन को आपको विशेष रूप से पढ़ना, उसके क्वेश्चन आते हैं पीएचडी में, मेंस में। ठीक, तो महात्मा गांधी जी का क्या कहना दोस्तों कि मनुष्य या बालक के, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य या बालक के शरीर, मन और आत्मा, मनुष्य या बालक के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास, याद रखिएगा, का सर्वांगीण विकास ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। आपके शरीर का, आपके मन का, आपका आत्मा का जो विकास कर दे वही शिक्षा है। ये किसका कहना दोस्तों? महात्मा गांधी का कहना है। लेकिन ये तो हो गए 3 भारतीय दार्शनिक। अब अंग्रेजी दार्शनिकों को नहीं देखेंगे तो बेचारे बुरा मान जाएंगे, तो अंग्रेजी दार्शनिकों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि पाश्चात्य दार्शनिकों के अनुसार, जी हां, पाश्चात्य दार्शनिकों के अनुसार शिक्षा की क्या परिभाषा है। और पाश्चात्य दार्शनिकों में जो सबसे पहला नाम मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वो है स्पेंसर का। स्पेंसर क्या बोलते हैं? बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जी से ही मिलता जुलता परिभाषा है इनका। ये बोलते हैं कि मनुष्य की आंतरिक शक्ति व बाह्य जगत के मध्य जो समन्वय स्थापित करे वही शिक्षा है। जी हां, मनुष्य के आंतरिक शक्ति व बाह्य जगत के मध्य जो समन्वय स्थापित करे वही शिक्षा है दोस्तों। जी हां, वही शिक्षा है। ऐसे ही तो परिभाषा स्वामी विवेकानंद जी ने दी थी ना दोस्तों, कि आपके अंदर जो आंतरिक शक्ति उसे बाहर लाना, उसे बाह्य जगत में लेकर के आना है। वो बाह्य जगत में लेकर के आने का काम, उसको समन्वय लाने का काम कौन करेगा? शिक्षा करेगी। तो ये कहना था स्पेंसर का। और लास्ट परिभाषा जो हमको देखनी है दार्शनिकों की ओर से, वो है दोस्तों अरस्तु की। जी हां, अरस्तु की। आपने बहुत बार नाम सुना होगा, अरिस्टोटल कहते हैं हम इंग्लिश में। अरस्तु जी क्या कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आप कैसे ज्ञान अर्जित करेंगे? अगर आप अभी मुझे देख पा रहे हैं तो भगवान की कृपा से आप स्वस्थ हैं, स्वच्छ हैं, हमेशा ऐसे रहिए। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही क्या है दोस्तों? शिक्षा है। ये किनका कहना था? अरस्तु का। तो हमने 2 प्रकार से अर्थ देख ली दोस्तों। पहला हमने देखा किसके आधार पर?
पहला हमने देखा शाब्दिक अर्थ, दूसरा हमने क्या देखा, दार्शनिक अर्थ, और अब तीसरा अर्थ जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों, वो है शिक्षा का मनोवैज्ञानिक अर्थ। जी हां, अब हम पढ़ेंगे शिक्षा का मनोवैज्ञानिक अर्थ। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बोला जाए कि शिक्षा का मनोवैज्ञानिक अर्थ भाई किसने सबसे अच्छे तरीके से समझाया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बंदे का नाम ले देना है, और उस बंदे का नाम है दोस्तों ड्रेवर। क्या नाम है? ड्रेवर। देवर नहीं भैया, देवर नहीं, ड्रेवर। ठीक है, ड्रेवर के परिभाषा को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। क्या बोलता है ड्रेवर? ड्रेवर बोलता है कि शिक्षा वह है जो बालक के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार में परिवर्तन ला दे। अब यहां पर लड़कियों को नाराज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि भाई आप बोलेंगे कि सर आप दिन भर बालक बालक क्यों लिखते हैं, तो भैया आपको पता होना चाहिए जो एनसीएफ है, जो हमारा नेशनल करिकुलम है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि बालक जो है वो दोनों लिंग को कवर करेगा, बालक को भी और बालिका को भी, इसलिए बालक में दोनों समाहित हो जाते हैं, बालक भी और आपका बालिका भी। खैर, ड्रेवर क्या बोलता है दोस्तों कि शिक्षा वह है जो बालक के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को परिवर्तित कर दे। ये कैसे हो पाएगा? जब आप उसके साइकोलॉजी में घुस जाएंगे, जब आप उसके मन में घुस जाएंगे, इसलिए इसको मनोवैज्ञानिक परिभाषा का नाम दिया गया है। तो अगर आपसे शिक्षा का मनोवैज्ञानिक अर्थ पूछा जाए तो आपको किस भाई की परिभाषा को बता देना है? ड्रेवर भाई साहब की परिभाषा को आपको बता देना है। और अब हम लोग चलते हैं शिक्षा के समाज शास्त्री परिभाषा की ओर। जी हां दोस्तों, अब हमको देखना है शिक्षा के समाज शास्त्री परिभाषा। अब देखिए, शिक्षा के समाज शास्त्री परिभाषा की यदि हम लोग बात करें दोस्तों तो ध्यान से समझिएगा। शिक्षा के समाज शास्त्री परिभाषा में बोला गया कि शिक्षा एक प्रक्रिया है। क्या बोला गया है? प्रक्रिया। और मैंने आपको पहले बताया कि प्रक्रिया कैसे है, कैसी प्रक्रिया है। शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। आप जब तक के जीवित हैं, आप जब तक इस संसार में हैं, तब तक आप सीखेंगे, आप अपनी मृत्यु सैया में भी सीखेंगे, लास्ट मोमेंट में भी सीखेंगे। सीखना कभी नहीं रुकेगा, शिक्षा आपकी कभी भी बंद नहीं होगी। जो निरंतर चलता है दोस्तों वही क्या होता है? गतिशील होता है। इसलिए शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया भी है। कैसी प्रक्रिया है? द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। और शिक्षा दोस्तों एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया भी है। अब ये दोनों आपको समझने की जरूरत है दोस्तों। द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहने वाले जो दो दार्शनिक हैं उनका नाम है एडम्स और जॉन डीवी। जॉन डीवी और एडम्स कहते हैं कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। वहीं जब आप रायबर्न की बात सुनेंगे, जी हां दोस्तों, रायबर्न की जब आप बात सुनेंगे तो रायबर्न बोलता है कि नहीं 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 नहीं, शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अब आप बोलेंगे सर ये द्विध्रुवीय त्रिध्रुवीय क्या है ये माजरा, आप किस चीज की बात कर रहे हैं? तो मैं आपको बताते हैं। चलो दोस्तों, अभी के अभी क्लियर कर देते हैं। और अगर आपको इसको और डीप में समझना तो जूम लाइव क्लासेस में आना पड़ेगा। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम समय मुझे पूरा का पूरा सिलेबस जो 2 दिन में मैंने पढ़ाया वो कवर करना है, इसलिए। लेकिन मेरे को पता है कि अभी भी आपको समझ में आ रहा होगा। कौन इतनी एनर्जी से पढ़ाएगा दोस्तों? पूरे छत्तीसगढ़ में आपको ऐसा टीचर कहीं नहीं मिलेगा। अपनी बड़ाई नहीं मार रहा दोस्तों, अपने मेहनत पर मुझे भरोसा है कि ऐसा अगर आप मुझसे रेगुलर पढ़ लेंगे तो आपकी किसी भी समस्या का समाधान करने से मैं नहीं चूकूंगा, ये मैं आपको वादा कर सकता हूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया क्यों कहा एडम्स और डीवी ने। शिक्षा को यह कहा द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहने का, तो इनका तात्पर्य था कि शिक्षा की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए केवल 2 लोगों की आवश्यकता होती है, शिक्षक की और शिक्षार्थी की। शिक्षार्थी अर्थात आप दोस्तों जो मुझसे पढ़ रहे हैं, और शिक्षक अर्थात मैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसी शिक्षार्थी को हम विद्यार्थी भी बोलते हैं। अगर ये दोनों उपस्थित हैं तो शिक्षा की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहा। फिर रायबर्न महोदय आते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसे कैसे। आप ही समझाइए दोस्तों कि मैंने आप लोग को सबसे पहले क्लास स्टार्टिंग में ही सीडीपी का क्या पढ़ाया? पाठ्यक्रम, सिलेबस। अगर सिलेबस ही ना हो, पढ़ना क्या है ये ही ना पता हो, तो क्या आपको पता रहेगा कि शिक्षक क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूं?
इसलिए राय बर्न ने कहा बिल्कुल नहीं, शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है जिसमें 3 चीजों के द्वारा ही शिक्षा की प्रक्रिया पूर्ण होती है, और वो है शिक्षक, शिक्षार्थी और तीसरा होता है पाठ्यक्रम। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिना तीनों के शिक्षा की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। यह कहना था राय बर्न का। तो ये हमने समझ लिया दोस्तों शिक्षा का समाजशास्त्रीय अर्थ, और एट लास्ट अब हमको समझना है दोस्तों शिक्षा का संकुचित या व्यापक अर्थ। शिक्षा का संकुचित या व्यापक अर्थ। अब समझिए दोस्तों, संकुचित या व्यापक अर्थ दोनों बताने का श्रेय जाता है एक ही व्यक्ति को, जिसका नाम है मैकेंजी। मैकेंजी ने दोनों परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की परिभाषा दी है। मैकेंजी बोलता है कि यदि आप संकुचित अर्थ में शिक्षा को देखेंगे तो शिक्षा केवल और केवल विद्यालयीन शिक्षा है, अर्थात जो स्कूल में आपने सीखा वही शिक्षा है। स्कूल का मतलब यहां पर कॉलेज से भी, यूनिवर्सिटी से भी, सबसे है दोस्तों। लेकिन क्या वास्तविकता में शिक्षा सिर्फ विद्यालय में सीखी गई शिक्षा है दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो जीवन पर्यंत आप सीख रहे हो सारी की सारी चीजें शिक्षा है। फिर भी मैकेंजी ने शिक्षा की संकुचित परिभाषा क्या दी है वो समझिए। मनुष्य अपने, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आप लिख भी सकते हैं। मनुष्य अपने विकास और उन्नति के लिए अपनी क्षमता पूर्वक जो प्रयास करता है उसे ही शिक्षा कहते हैं। फिर से समझिएगा दोस्तों, मनुष्य अपनी विकास या उन्नति के लिए अपनी क्षमता पूर्वक जो प्रयास करता है उसे ही शिक्षा कहते हैं, उसे ही शिक्षा कहते हैं। ये एक नॉर्मल परिभाषा है। जैसे आप अपने विकास के लिए, अपनी उन्नति के लिए आपके गोल आपने सेट किया हुआ कि आपको हॉस्टल वार्डन बनना है, आपको टीचर बनना, आपको असिस्टेंट टीचर बनना, और आप उस गोल को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता पूर्वक प्रयास कर रहे हैं, ये क्या है दोस्तों? शिक्षा है। लेकिन मैकेंजी की व्यापक परिभाषा बता देते कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण चीज है और शिक्षा को क्यों हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। ये बोलते हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे मैंने पहले ही बोला, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जी हां, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अनुभव के द्वारा इसका विकास होता रहता है, इसका विकास होता रहता है। जैसे आप ऐसे कई लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सीडीपी का सी भी नहीं जानते होंगे, लेकिन क्या आप आज के बाद कह सकते हैं कि आपको सीडीपी का नहीं पता? कुछ भी ना और ना छोड़, नहीं कह सकते, क्योंकि आज आपने सीडीपी का सिलेबस रख लिया। आज आपने शिक्षा क्या होता है इसके 5 प्रकार के अर्थ जाने, तो अब आप कैसे बोल सकते हैं कि सीडीपी आपका 0 है? आपका क्या हुआ? जैसे ही आपने इस वीडियो को देखकर अपना अनुभव बढ़ाया तो उस अनुभव के द्वारा आपका क्या हुआ? विकास हुआ। और इसी प्रकार से यदि आप अपना निरंतर विकास करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको जुड़े रहना है केवल और केवल एक ही प्लेटफॉर्म, और वो है आपका मिस्टर कूल एचडी टीचर का ये YouTube प्लेटफॉर्म। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को लिंक में जाकर के आपको तुरंत के तुरंत क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको जूम क्लासेस कल से लेने के लिए मिल जाए। जूम क्लासेस की कंडीशंस अप्लाई जो भी होगी वो कल आपको पता चल जाएगी। कल एक दिन मैंने और फ्री डेमो क्लास रखा हुआ है, इसके आगे मैं पढ़ाने वाला हूं कल जूम लाइव क्लासेस में। तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक की जो बातें हुआ आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी। और अगर अच्छे तरीके से आपको समझ में आई है बातें, तो आप क्या कर रहे हैं दोस्तों? वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आपके साथियों को भी पता चले कि एक नया टीचर आया जो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाना चाहता है। वीडियो को सब्सक्राइब का बटन जो दिख रहा है उसको तुरंत के तुरंत दबा दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके अलावा इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। हो सके तो मैं इंस्टाग्राम चैनल की लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। आप अपना ख्याल रखेगा, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखेगा, स्वस्थ रहिएगा, स्वच्छ रहिएगा, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।